हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तैयार? सबसे मुश्किल टारगेट आ गया। एक सेशन में चैप्टर 11-12 अगर करेंगे तो पास पेपर तो रुल जाएंगे बेचारे। चैप्टर 11 के पास पेपर कम से कम हम करेंगे, फिर 12 को देखेंगे, तेज़ी से ख़त्म करेंगे, फिर लास्ट सेशन में। लेकिन आज के टारगेट थोड़े से ज़रा ज़्यादा भारी हैं पास पेपर्स के हवाले से, चूँकि चैप्टर 12-13 के पास पेपर्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास कल का एक प्यारा सा एडजस्टमेंट डे भी है। पीछे से 2 ब्रॉड फॉरवर्ड चल रहे हैं, तो आज शायद एक आध और उसमें अगर ऐड हो जाए या 2 ऐड हो जाए, कल 2 माइनस हो जाएं, आखिरी दिन हम दोबारा लेवल पे आ जाएं, तो शायद 1-2 इजाफी वीडियो से काम चल जाए। कोशिश ये करेंगे जितने ज़्यादा पास पेपर डिस्कस हो जाए उतना अच्छा है। पार्टनरशिप, अगर आपको जॉइंट प्रोमिसर समझ आते हैं और अगर आपको एजेंट और प्रिंसिपल समझ आता है तो फिर पार्टनरशिप को समझना कोई मुश्किल नहीं है। पार्टनरशिप लॉ डिफरेंट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बड़ी मिलती जुलती बातें हैं। पार्टनरशिप का लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ पे खामोश हैं तो रूल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फॉर एग्जांपल, ये नहीं बताते कि डिस्चार्ज कैसे होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, ये नहीं बताते कि ब्रीच पे क्या जुर्माना होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे अगर पार्टनरशिप का लॉ खामोश है तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करेंगे, और जहां ये बोल रहे हैं और इसमें और उसमें क्लैश है तो फिर हम इसके रूल्स फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स फॉलो करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का मामला है कि एक तो ये जॉइंट प्रोमिसर्स हैं और जॉइंट प्रोमिसर्स वाले सारे रूल चलेंगे। दूसरा, ये सब एक दूसरे के एजेंट है। पार्टनरशिप क्या है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलजुल के काम कर रहे हो, कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हर पार्टनर बाकी तमाम पार्टनर्स का एजेंट है। इनमें से कोई भी एक काम करेगा, कोई भी एक शख्स काम करेगा, एक्ट करेगा, वो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेगा तो वो एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा, वो एक्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल नहीं कहलाएगा। तो अगर कुछ पार्टनर्स हैं तो उनमें से कोई भी एक पार्टनर जो है वो बाकी सबका एजेंट है और बाकी सारे उसके प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो फिर अब 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक होगा इंडिविजुअल पार्टनर और एक होगा सारे पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स को मिला के इस बॉक्स को कहेंगे फर्म, पार्टनरशिप, और इस बॉक्स में से मौजूद किसी अकेले बंदे को पार्टनर। तो अब प्रिंसिपल है फर्म और एजेंट है इंडिविजुअल पार्टनर, और थर्ड पर्सन वही थर्ड पर्सन है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इनके अलावा जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा। ये समझना ज़रूरी है। पार्टनरशिप क्या है? उन पर्सन्स के दरमियान रिलेशन हुआ है एग्रीड कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे किसी बिजनेस का जो आपस में वो मिलजुल के कर रहे हैं। फर्म और पार्टनर क्या है? पर्सन जिन्होंने एग्री किया है कि वो मिलके काम करेंगे वो पार्टनर्स हैं, और कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे? फर्म, और उन सबको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाएगा जो फर्म का नाम होगा। पार्टनरशिप का लॉ यहाँ बड़ी बेसिक डिटेल्स बता रहा है। एक्ट ऑफ फर्म किसे कहेंगे? फर्म का एक्शन किसे कहेंगे? एक्ट ऑफ फर्म मीन्स एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर और एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर अदर। तो वो जो एक ऐसा राइट डेवलप कर दे विच इज़ एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। किसी भी पार्टनर ने फर्म के लिए अगर कोई एक्शन किया तो वो एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा, क्योंकि फर्म इंसान तो है ही नहीं। फर्म तो उन सब लोगों को कलेक्टिवली कह रहे हैं, उन 4-5 लोगों को जोड़ के क्या कह रहे हैं? वो फर्म है। तो उनमें से किसी एक ने जो काम किया वो पूरी की पूरी फर्म का काम कहलाएगा। डन? अगर उसने फर्म में रहते हुए फर्म के लिए किया है, अगर उसने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ किया है, वो एक्ट ऑफ फर्म नहीं है। उसने फर्म के बिजनेस से हट के कुछ किया है, फॉर एग्जांपल एक फर्म का बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो वहाँ बैठ के किसी क्लाइंट से प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड उसने डिस्कस किया तो हम कहेंगे ये एक्ट ऑफ फर्म है, फर्म ने डिस्कस किया। और अगर वहाँ किसी क्लाइंट से उसने बैठ के उसे किन्नू खरीदने के लिए उससे पैसे पकड़ लिए कि मैं आपको किन्नू ला के दूंगा सरगोदा से, तो वो उसका एक्ट ऑफ फर्म नहीं कहलाएगा, वो उसका पर्सनल एक्ट कहलाएगा। तो फिर फ़र्क क्या हुआ एक्ट ऑफ फर्म और एक्ट ऑफ पर्सन में? जो इरादतन बोला जाए कि ये फर्म के लिए है, या जो सरकमस्टांसेस में नज़र आ रहा है कि वो फर्म में बैठा है, फर्म के बिजनेस एनवायरनमेंट में, फर्म के बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो वो एक्ट ऑफ फर्म है। और जो उसका ज़ाती एक्शन जो कि उस कॉन्टेक्स्ट से आउट होके हो रहा है वो हम कहेंगे वो उसका पर्सनल एक्ट है। थर्ड पार्टी, इन पार्टनर्स के अलावा जो भी शख्स होगा दुनिया का उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। इन रिलेशन टू फर्म, ये फॉर्म लिखा हुआ गलती से, इन रिलेशन टू फर्म और अ पार्टनर इट मीन्स एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। हर वो शख्स जो पार्टनर नहीं है उनके अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो प्रोविजन अप्लाई होंगी जो कि पार्टनरशिप से क्लैश नहीं कर रही, यानी कि जो क्लैश कर रही है वहाँ पार्टनरशिप का लॉ चलेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट।
पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप की जब बात आती है तो वी टॉक अबाउट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। यू मे एज्यूम अ क्वेश्चन इन पेपर के, एक सवाल आया पेपर में और वो आपसे कहते हैं कि बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं। आप कहेंगे अच्छा रुक जाओ मुझे निशानियाँ पूरी करने दो। ये वाली स्लाइड्स हम डेली बेसिस पे गूगल ड्राइव पे ऐड कर रहे होते हैं और इंशाल्लाह अगर वो गूगल ड्राइव का मसला एक आध दिन तक नहीं रिजॉल्व होता तो हम व्हाट्सएप पे भी एक दो दिन तक ये शेयर करते रहेंगे। तो इस वक्त समझना ज़रूरी है, पहले से थोड़ी सी राइटिंग हुई हुई है। 5 चीज़ें मिला के कहलाएंगी एक फर्म। किसी भी पार्टनरशिप को तब पार्टनरशिप कहेंगे जब उसमें 5 निशानियाँ पूरी हो। इन 5 निशानियों को टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। एक सिचुएशन उन्होंने दी, कहा बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं। आप कहेंगे ये निशानी, ये निशानी, ये निशानी, ये निशानी 4 पूरी हो गई, हो सकता है 5वीं ना पूरी हो रही हो, आप कहेंगे पार्टनरशिप नहीं है। एक भी निशानी मिस हो गई, पार्टनरशिप नहीं है। कई दफ़ा 3 निशानियाँ वो बताएंगे और 2 का जिक्र भी नहीं करेंगे, तब आपने उनसे कहना है कि जी ये 5 निशानियाँ होती हैं, 3 सवाल में नज़र आ रही हैं, अगर 2 भी पाई गई तो ये पार्टनरशिप है और अगर 2 नहीं हुई तो ये पार्टनरशिप नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो पार्टनरशिप की तरफ वो उसकी शर्तें पूरी किस तरह से करते हैं। 5 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होंगे। एक बंदा पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाएगा। फर्म बनाने के लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। ज़्यादा कितने? पार्टनरशिप एक्ट खामोश है, उसने कुछ नहीं कहा। कंपनीज एक्ट सेक्शन 9 ये कहता है कि 20 से ज़्यादा बंदे कंपनी नहीं बना पार्टनरशिप नहीं चला सकते। यानी 20 से ज़्यादा बंदे अगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए लाजमी है कि वो कंपनी बना लें। बैंकिंग का लॉ ये कहता है कि 10 से ज़्यादा बंदे बैंकिंग का काम नहीं कर सकते। फिर कंपनीज एक्ट की एक एक्सेप्शन ये कहती है कि प्रोफेशनल्स 20 से ऊपर हो चल जाएंगे, लेकिन बाकी लोग 20 से ऊपर हो तो उन्हें कंपनी बनानी होगी। तो आपसे कोई पूछे पार्टनरशिप के मिनिमम मैक्सिमम कितने, आप कहेंगे मिनिमम 2 होंगे। मैक्सिमम पार्टनरशिप खामोश है, लेकिन और लॉस के मुताबिक रेगुलर केसेस में 20, बैंकिंग में 10 और प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। तो कम से कम इतने बंदे होने चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक डीड होनी चाहिए, एक कागज़ हो। ये एग्रीमेंट लिखा हुआ भी हो सकता है, ज़बानी भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन आइडियल है, लॉ ये सजेस्ट करता है कि लिख लिया करो, क्योंकि इस पर बड़े फड्डे होते हैं। पार्टनर्स बहुत सारी चीज़ें आपस में ज़बानी तय कर लेते हैं और बाद में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर उसके बाद लड़ते फिर रहे होते हैं कि ये तय हुआ था, वो तय हुआ था, वो तय हुआ था। तो आइडियल ये है कि आप इसको लिख लिया करें। तो पार्टनरशिप डीड में सारी बातें लिखी जाएंगी। कितने पार्टनर्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उनमें से एक्टिव कौन है, कौन एक्टिव नहीं है, वो काम किस तरह से करेंगे, वो कैपिटल कितना लेके आएंगे, क्या उनमें से किसी को सैलरी मिलनी है या नहीं मिलनी। बहुत सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट में लिख ली जाएंगी। तो ये बन जाएगा पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट में नहीं लिखी जाएंगी वो कॉमन अजम्पशंस जो होती हैं वो ली जाएंगी, और जो लिख लिया जाएगा फिर वो उसके मुताबिक चलेगा। तीसरी चीज़, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। पार्टनरशिप होती ही वो है जिसमें सब लोग प्रॉफिट के कम से कम हिस्सेदार हों। आईकैप आपसे कहता है कि एक पार्टनरशिप है, उसमें 3 बंदे प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं और चौथे को तनख्वाह मिलती है, खाली प्रॉफिट का हिस्सेदार नहीं है। तो आप कहेंगे खबरदार ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप होने के लिए उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट का हिस्सा होना शर्त है। यानी कि एक पार्टनर कम हिस्सा ले या ज़्यादा ले, 1% ले, 0.1% ले या 0.001% ले, लेकिन देयर मस्ट बी अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। लॉस का हिस्सा होना शर्त नहीं है। देयर कैन बी सम पार्टनर जो कहें हम सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे, हम लॉस का हिस्सा नहीं लेंगे, वो कैपिटल बहुत ज़्यादा ला रहे हों या वो काम ज़्यादा कर रहे हों, तो हो सकता है वो डिसाइड कर लें। तो हर बंदे का लॉस में हिस्सेदार होना ज़रूरी शर्त नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सेदार होना हर बंदे की शर्त है। यहाँ किताब कुछ एक्सेप्शंस बताती है। वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा होता है लेकिन वो प्रॉफिट के हिस्सेदार नहीं होते या वो पार्टनर नहीं होते। हर वो बंदा जो पार्टनर है उसके लिए प्रॉफिट का हिस्सेदार होना शर्त है, लेकिन हर वो शख्स जिसको प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है ज़रूरी नहीं कि वो पार्टनर भी हो। बात समझ रहे? हर वो बच्चा जो आईकेएफ में पास हुआ है इसका मतलब है कि वो पेपर में अपीयर हुआ था, लेकिन हर अपीयर होने वाला बच्चा पास नहीं होता। वो बच्चे पास होते हैं जो 5-6 दिन रिवीजन क्लास के साथ साथ बहुत अच्छा चलते हैं, टीचर की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं और सवालों को लिख के भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स जिसको प्रॉफिट मिल जाए, फॉर एग्जांपल एक बंदा मर गया, उसकी विडो को आप कह रहे हैं कि ठीक है जी आप हम आपको प्रॉफिट का हिस्सा देते रहेंगे, अब आपका शौहर मर गया है लेकिन कोई बात नहीं हम आपको हिस्सा देते रहेंगे, तो उसको हिस्सा मिल रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। हो सकता है किसी ट्रांसफरी को मिल रहा हो,
ट्रांसफर के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे चैप्टर 13 में कि वो क्या होता है। तो हो सकता है किसी के नाम आपने हिस्सा करवाया हो सकता है किसी से लोन लिया और लोन के बदले उसे कहो हम तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम अपने प्रॉफिट में से तुम्हें हिस्सा दे दिया करेंगे। फिर इसी तरह से हम कहते हैं कि किसी चाइल्ड को मिल रहा हो, किसी आउटगोइंग पार्टनर को, एक पार्टनर जा रहा है, उसने कहा मेरा हिस्सा मुझे वापस करो, उन्होंने कहा जी अभी पैसे नहीं है, जब तक आपको हिस्सा नहीं देते आपका तब तक प्रॉफिट में आपको शेयर देते रहेंगे। तो देयर मे बी सम पर्सन जो पार्टनर्स नहीं है लेकिन उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। किताब में सारी बातें इंग्लिश में लिखी है, मैं ऐसा चाह रहा हूँ एक डायग्राम पे सारी बात हो जाए। देन देयर मस्ट बी अ बिजनेस, उनके दरमियान आपस में क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अच्छाई का काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। इस ऑडिटोरियम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, हम लोग मिल के कुछ कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट बिजनेस। तो इसका मतलब हम पार्टनर्स नहीं हैं, ये पार्टनरशिप नहीं है इन सारे लोगों की। अगर कुछ लोग मिल के काम कर रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट अ बिजनेस, तो फिर ये शर्त हमारी आउट हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। समाज सेवा करने वाले पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे, मिलजुल के गरीबों की मदद करने वाले नहीं कहलाएंगे। सड़क पे फंसी हुई ट्रैफिक को कंट्रोल अगर 3-4 बंदे मिलके करना शुरू हो जाएं तो देखने में लगेगा ये 4 पार्टनर्स हैं, कोई पार्टनर्स नहीं है। पार्टनर के लिए बिजनेस होना चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए, कॉमन बिजनेस होना चाहिए, अलग अलग बिजनेस नहीं होना चाहिए। समटाइम को ओनरशिप होती है, एक बिल्डिंग है 2 बंदों के नाम पे है, आधी एक की आधी एक की, बिल्डिंग किराए पे गई हुई है, आधा किराया एक को आता है आधा दूसरे को आता है, हर बंदा अपने अपने हिस्से का किराया वसूल करता है और अपने खर्चे करता है। ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस तब हो जब ये दोनों मिल के कहें कि हम ये बिल्डिंग को किराए पे देते हैं, जो किराया है उसमें से सारे कंबाइंड एक्सपेंस माइनस करें और जो प्रॉफिट हो उसको किसी खास रेशियो में आपस में डिवाइड करें, अब हम कहेंगे कि ये बिजनेस है। तो को ओनरशिप को हमने बिजनेस काउंट नहीं करना। को ओनरशिप तब होती है जब एक ही एसेट के एक से ज़्यादा मालिक होते हैं और हर मालिक अपने अपने हिस्से का नफ़ा ले रहा होता है। तो अगर उन्होंने आपस में तय नहीं किया तो वो फिर आपस में पार्टनर्स नहीं है। ठीक है जी, आपको कॉल आ रही है। जादू उफ, कितने तेज होते हैं टीचर के कान। ये कैसे हुआ? जादू हो गया। वो उनका जो फ्लैश लाइट है ना वो जल रही थी और वो मुसलसल आंख पे पड़ रही थी, तो मैंने कहा मैंने बता दूं। अच्छा जी लोगों आगे की बड़ा जादू है, वो दूर बैठा हुआ बच्चा उसका मोबाइल बज रहा है, टीचर जो है ना वो। खैर, म्यूचुअल एजेंसी, तो मैंने कहा सच बोल दूं, नहीं तो आप एम ही मुतासर रहते हैं कि यार ये टीचर तो जो है ना बड़ा। फिर सर ने कहा था कि रिवीजन वाले क्लास वाले सारे पास हो जाएंगे, कहेंगे जी वो आब्दी बाबा साहब ने कहा था। ठीक है, वो उनको तो दूर बैठे हुए बच्चे की फ़ोन कॉल का पता लग जाता है। तो वो जो है ना, उन्होंने कहा था कि जो रिवीजन क्लास लेगा वो पास होगा। उन्होंने कहा था जो रिवीजन क्लास सही से लेगा, तैयारी करेगा, लिख के प्रैक्टिस करेगा, मॉक देगा, अगर सुनना है तो फिर पूरी बात सुननी है। खैर, ABCD 4 पार्टनर्स हैं। हम कहते हैं इनके दरमियान म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। हर पार्टनर बाकी सबका एजेंट है। वो जो पीछे मैंने डायग्राम पे आपको दिखाने की कोशिश की थी कि ये जैसे A है, ये B है, ये एजेंट है सबका। जब B एजेंट है तो A, C और D इसके लिए प्रिंसिपल हैं। तो इसमें से हर पार्टनर बाकी सब लोगों का एजेंट है और एक ही वक्त में वो प्रिंसिपल भी है, यानी कि ये बिजनेस के मालिक भी हैं और बिजनेस के नुमाइंदे भी हैं। तो पार्टनरशिप उसे कहेंगे जिसमें पार्टनर्स ने तय किया हो कि हम सब एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे। 5 शर्तें समझ आ रही हैं? 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। अब किताब इनको इंग्लिश में बताती जाएगी, हमने सारा पढ़ लिया, मैं सिर्फ आपको सरसी दिखा दूंगा। 2 या 2 से ज़्यादा बंदे सिंगल नहीं होगा, एक पे चला जाएगा तो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। फिर 10 बंदे बैंकिंग में होंगे, 20 बंदे बाकी जगह पे होंगे, प्रोफेशनल में 20 से ऊपर जा सकते हैं। अगर मैक्सिमम नंबर से ऊपर चले जाएँ तो पार्टनरशिप गलत हो जाएगी। एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस ओरल हो सकता है, आइडियली रिटर्न होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान में हम स्टेटस नहीं देखते, हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं। हम ये नहीं देखते लोग मिल के काम कर रहे हैं, हम देखते हैं इनके दरमियान कुछ आपस में तय हुआ या नहीं हुआ। एक बाप के 3 बच्चे मिल के बाप का काम देख रहे हैं लेकिन उन्होंने आपस में कुछ नहीं तय किया हुआ, तो दे आर नॉट पार्टनर्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से आएगी, स्टेटस या दिखने से नहीं आएगी कि जो लोग मिलते जुलते काम करते नजर आ रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड में नेम शेम, कौन से प्लेस पे बिजनेस होगा, क्या होगा, कितने पार्टनर होंगे, क्या क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें। रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं है आपका तो जो पार्टनरशिप के नॉर्मल रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। कोई चीज़ आप तय करना भूल गए तो पार्टनरशिप के लॉ में जो लिखा होगा वो तय की जाएगी। कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस कैरी ऑन होगा। अगर कोई
अगर कोई बिजनेस नहीं हो रहा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस होना चाहिए इनके दरमियान। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने की शर्तों, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, अगर लॉ खामोश है तो बराबर शेयर होगा, और अगर आपस में लिखा है तो उतना उतना शेयर होगा। क्लियर? म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। एजेंट इस केस में कि वो अदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, प्रिंसिपल इस सेंस में कि बाकी लोग जो काम करेंगे उसमें वो भी बाउंड होगा। तो ये प्रिंसिपल एजेंट है। ये वाली बातें अभी हमने थोड़ी पहले की थी, जस्ट उसकी इंग्लिश देख रहे हैं। पार्टनरशिप की लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, ये कंपनी की तरह अलग पर्सन नहीं है। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक अलग पर्सन होती है, अपने काम खुद कर सकती है, अपने एसेट्स खरीद सकती है, लाइबिलिटीज़। लेकिन पार्टनरशिप ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप इन सारे बंदों को मिला के कहते हैं। तो पार्टनरशिप एक लीगल नेम है लेकिन लीगल पर्सन नहीं है, वो एक अलग इंसान नहीं है। कोई भी शख्स पार्टनरशिप से जो एग्रीमेंट कर रहा है वो बेसिकली ठीक है जी, वो पार्टनरशिप से एग्रीमेंट नहीं है। एक मिनट, ठीक है जी। असल में क्लास पढ़ने की जल्दी है तो उस वजह से जो है ना, मतलब वो होता ही है कि एक्साइटमेंट में जो है ना वो मतलब वो काबू नहीं हो रहा, और जो है ना, ठीक है दोस्त, आपने बस मेहनत करनी है इंशाल्लाह ताला। भाई जो है ना एक्साइटेड है क्लास को लेके। तो पार्टनरशिप में जब आप एंटर हो रहे हैं तो पार्टनरशिप से जो एग्रीमेंट करेगा, हम कहेंगे वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप नामी इंसान से नहीं है, वो इन 4 लोगों के साथ है। चूँकि पार्टनरशिप कुछ नहीं है, इन 4 लोगों को इकट्ठा खड़ा कर दो, हम कह देते हैं ये पार्टनरशिप है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ना लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ना ये कंपनियों की तरह है। पार्टनरशिप बस इन लोगों को कलेक्टिवली कह देते हैं। फिर हमने कहा जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, को ओनरशिप होगी, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या फ़र्क है? को ओनरशिप जिसमें हमने कहा ना 2 भाइयों के पास जगह है और उस तरह से, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, को ओनरशिप में एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस ज़रूरी है, को ओनरशिप में बिजनेस नहीं है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 20 है, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। यहाँ प्रॉफिट शेयर करना लाजमी शर्त है, वहाँ लाजमी शर्त नहीं है। यहाँ एजेंसी है, हर पार्टनर सबका एजेंट है, और वहाँ वो उनमें से हर बंदा दूसरे का नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पार्टनर अपना हिस्सा बगैर बाकियों से पूछे किसी को नहीं दे सकता, सारे पार्टनर्स को बताना पड़ेगा, लूप में लेना पड़ेगा। जबकि वहाँ कोई भी बंदा अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफ़र कर दे बगैर पूछे, अलाउड है। फिर किताब बता रही है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है लेकिन पार्टनर नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया था। लेंडर ऑफ मनी को अगर आप कुछ पैसे दे रहे हैं, सर्वेंट या एजेंट को रेमुनरेशन दे रहे हैं प्रॉफिट की परसेंटेज के तौर पे, विडो या चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर, मरे हुए बंदे के बच्चे को या विडो को पैसे दे रहे हैं, ट्रांसफरी को पैसे दे रहे हैं, ये हमने पढ़ना है चैप्टर 13 में। माइनर जो कि बेनिफिट्स में ऐड हो गया है, चैप्टर 13 में ये भी पढ़ेंगे। तो इनमें से ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये ट्रांसफरी और माइनर वाला, ये थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पिछले ओनर को दे रहे हैं कि अच्छा आप छोड़ के चले गए, आप हमसे गुडविल का शेयर लेते रहें। बैंकिंग कंपनी से लोन लिया और लोन के बदले इंटरेस्ट के बजाय उन्हें दे रहे हैं प्रॉफिट का शेयर। तो ये सारे वो लोग हैं जो प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, लेकिन ये सारे चूंकि एग्रीमेंट में नहीं है आपके साथ, तो ये आपके पार्टनर्स नहीं है। यहाँ किताब आपको बताती है 2 तरह की पार्टनरशिप। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदों ने मिलजुल के काम शुरू किया है और शुरू करते हुए कुछ डिफाइन नहीं किया कि पार्टनरशिप कब तक की है, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये कहलाएगी पार्टनरशिप एट विल। ये एट विल वाली पार्टनरशिप में मर्जी है, जब जिसका दिल करेगा वो नोटिस देगा और पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जिस दिन वो कहेगा पार्टनरशिप खत्म, उस दिन खत्म। अगर वो आज नोटिस दे के कहता है 3 दिन बाद खत्म, तो 3 दिन बाद खत्म। और आज अगर वो नोटिस दे देता है और नहीं बताता कब खत्म, कहता है बस खत्म, तो फिर अभी से खत्म। तो पार्टनरशिप एट विल है जिसमें कोई टाइम, कोई पर्पस नहीं डिफाइन हुआ। तो जब भी किसी एक बंदे ने भी उठ के कह दिया ना पार्टनरशिप खत्म करो, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसको स्पेसिफिक पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अल्टरनेट वर्ड जहन में रखने हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का दूसरा नाम है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक पार्टनरशिप हो या पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, इसमें एक टाइम, पर्पस, कोई इस तरह की चीज़ डिफाइंड होती है। जब वो टाइम पूरा हो जाए, जब वो पर्पस पूरा हो जाए, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर वो टाइम पूरा होने पे पार्टनर्स मिलके कहें कि यार मज़ा आ रहा था, काम तो बड़ा अच्छा चल रहा था, चलाते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, पार्टनरशिप एट विल वाले अगर ये आपस में तय कर लें कि जी हम पार्टनरशिप को किसी एक बंदे के कहने पे बंद नहीं करेंगे, अगर सब मिलके कहेंगे कि बंद करो, तो ये उन्होंने एक इवेंट डिफाइन कर लिया है कि जिस दिन सब मिलके कहेंगे उस दिन पार्टनरशिप बंद होगी, तो वो बन जाएगी पार्टनरशिप एट मतलब स्पेसिफिक पार्टनरशिप। पेपर में हो सकता है एक सवाल आए, वो कहेंगे जी एक बंदा था पार्टनर, अचानक से चलते चलते उसने नोटिस दे दिया, बताओ उसको क्या डैमेजेस पड़ेंगे। तो आप ये ज़रूर पूछेंगे कि ये विल थी या स्पेसिफिक थी। अगर विल थी तो कोई मसला नहीं,
अगर स्पेसिफिक थी, उन्होंने कहा था 4 साल के लिए चलेंगे और ये 2 साल बाद छोड़ के जा रहा है, तो ये दूसरों का नुकसान करके जा रहा है, फिर वो उसको डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं, हो सकता है कोई जुर्माना हो सकता है, ऐसे कहें अब तुम्हें पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा, तो जो भी इनका आपस में तय हुआ वो तो एट विल में कोई जुर्माना नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में या स्पेसिफिक पार्टनरशिप में ऐसा होता है। देन किताब पार्टनर्स के डिफरेंट टाइप्स बताना चाह रही है। पार्टनर्स कई तरह के होते हैं। एक्चुअली ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो जो असल पार्टनर हैं, जो दिख रहे हैं, जिनको देख के आपको समझ आता है कि ये पार्टनर्स हैं। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर और साइलेंट पार्टनर, ये 2 कैटेगरीज हैं जिनको अलग से समझना बड़ा ज़रूरी है। साइलेंट पार्टनर ये वो पार्टनर है जो बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है। सबको पता है कि ये बंदा मौजूद है, लेकिन ये खामोश रहता है, ये बोलता नहीं है, ये आपस में लोगों के साथ डिस्कशन करे तो करे, ये फर्म के मामलात में टांग नहीं अड़ाएगा। ज़्यादातर एक इन्वेस्टर इस तरह से करता है कि पैसे दे के कहता है मैं डेली अफेयर्स नहीं देखूंगा, तुम लोग चलाओ। तो दुनिया को पता होता है कि ये साइलेंट पार्टनर है। साइलेंट पार्टनर का मतलब है वो जो खामोश है। खामोश का मतलब है कि वो एक्टिव पार्टनर नहीं है। तो सबको पता है कि ये पार्टनर है, लेकिन सबको पता है इससे डील नहीं करना। तो ये जब छोड़ के जाएगा तो ये बताएगा कि मैं छोड़ के चला गया हूँ, ये साइलेंट पार्टनर है, नज़र आ रहा है। एक इससे मिलता जुलता होता है, उसे हम कहते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। ये नज़र ही नहीं आता लोगों को। पार्टनर ये भी खामोश है, पार्टनर ये भी कुछ नहीं बोलता, ये पार्टनर दुनिया को सिरे से नज़र नहीं आता। आपस में इनकी मीटिंग्स में नज़र आता है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इनका एक 5वां पार्टनर भी है। तो स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर जिसकी ना एग्जिस्टेंस का पता है और ना सामने नज़र आ रहा है, ना वो काम करता दिख रहा है। और स्लीपिंग वाला जिसका पता है कि वो है और ये भी पता है कि वो काम नहीं करता। अब अगर स्लीपिंग छोड़ के जा रहा हो तो नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइलेंट छोड़ के जा रहा हो तो प्रॉपर नोटिस देने की ज़रूरत है। तो स्लीपिंग और साइलेंट। अच्छा, स्लीपिंग थोड़ा बहुत बिजनेस अफेयर्स में अगर हिस्सा लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं। आपस में बैठ के कोई मशवरे देना चाहे तो दे दे, लेकिन दुनिया के सामने स्लीपिंग या साइलेंट पार्टनर काम नहीं करते। साइलेंट की एग्जिस्टेंस पता है, काम नहीं कर रहा। स्लीपिंग की एग्जिस्टेंस भी लोगों को नहीं पता होती, याद रहेगा। देन पार्टनर्स की किस्मों में होने का, कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिट ऑनली के पार्टनर्स होंगे। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे पार्टनर्स हों जिनको सिर्फ प्रॉफिट मिलता हो, लॉस ना मिलता हो। अक्सर एक बड़ा इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने के बाद कहता है बस ठीक है, मैंने अच्छे खासे पैसे लगा दिए, अब मैं प्रॉफिट का हिस्सेदार हूँ, लॉस में शामिल नहीं होऊंगा। सब पार्टनर अपना आगे से एक पार्टनर खुद ही से ले आता है। फॉर एग्जांपल ABCD हैं 4 पार्टनर्स, इन्होंने मिलजुल के काम करना है और ए के ज़िम्मे है कि उसने जो है वो डेली 1000 यूनिट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल उसने प्रोडक्शन करनी है। ए जाता है मिस्टर जी के पास और उससे कहता है कि यार एक काम करो, 500 यूनिट तुम बना दिया करो, 500 मैं बनाऊंगा। मैं वहाँ जाके कहूँगा कि मैंने बनाए हैं, जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं उसमें से तुम्हें हिस्सा दे दिया करूँगा। यानी कि ए ने अपने तौर पे मिस्टर जी से एक खुद ही खुफिया एग्रीमेंट कर लिया कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। पार्टनर्स को नहीं पता, ABCD को नहीं पता कि मिस्टर जी कौन है, ना ABCD मिस्टर जी के लिए लायबल है, और ना मिस्टर जी ये हक रखता है कि वो ABCD से आके कहे मुझे मेरा हिस्सा दो। मिस्टर जी ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है? ए से। तो ये सब पार्टनर कहलाएगा। जब एक पार्टनर एग्री करता है कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो फर्म से निकलेगा वो किसी स्ट्रेंजर के साथ वो करेगा, सब पार्टनर इज नॉट कनेक्टेड विद फर्म और वो अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता। ही हैज़ नो राइट अगेंस्ट द फर्म नॉर ही इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। ना वो फर्म के लिए लायबल है, ना फर्म उसके लिए लायबल है। वो एक पार्टनर का खुफिया पार्टनर है। पार्टनर ने अपने हिस्से का काम उससे शेयर किया और पार्टनर अपने हिस्से के पैसे मिलने के बाद खुद ही से उसके साथ जो तय करे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो टेक्निकली सब पार्टनर असल में पार्टनर नहीं है। हम जितने भी पार्टनर्स का जिक्र कर रहे हैं इसमें सब पार्टनर असल में पार्टनर नहीं है। फिर एक पार्टनर होता है बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये थोड़ा सा हम इसको आगे ले जाते हैं, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चैप्टर 13 इसके ऊपर जो है ना डिटेल से डिस्कशन करेगा, इसको फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। फिर बच जाता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर को कहते हैं थोड़ा सा पार्टनर। थोड़ा सा पार्टनर, ये कौन सा पार्टनर होता है जो थोड़ा सा पार्टनर होता है? मामूली सा पार्टनर। मामूली से मुराद है कि उसका ना होने के बराबर शेयर होता है, बहुत छोटा सा शेयर होता है। इतना छोटा शेयर क्यों देते हैं? क्योंकि ये भाई साहब ना पैसे लेके आते हैं, ना प्रॉफिट कमाने में किसी किस्म की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये अपना नाम देते हैं। इसका नाम हमें बिज़नेस चलाने के लिए ज़रूरी होता है, हम इसके नाम की तख्ती लगा देते हैं और कहीं ना कहीं इसके नाम की वजह से हमें एज मिलता है। मशहूर ज़माना केस होता है फार्मेसीज़ में। फार्मेसी की जो बिज़नेस है उसमें जो सेठ होता है उसके पास पैसे होते हैं, तालीम नहीं होती। अगर तालीम लेने गया होता तो पैसे कैसे कमाता? फिर कुछ फार्मासिस्ट होते हैं जिन्होंने तालीम ली होती है, उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि वो तालीम ले रहे थे, वो पैसे नहीं कमा सके। बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। पाकिस्तान की भी यही रियलिटी है और दुनिया की भी यही रियलिटी है।
हमें इतने खूबसूरत तरीके से तालीम बेच दी गई है कि हम तालीम ही हासिल करते रह जाते हैं 27, 28, 30, 31, 32, 35 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, सीए कब होता है। तो अब हुआ ये कि मतलब ये मौका और है, तो इस वक्त हम इस गहराई में नहीं उतर सकते, हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो हुआ ये कि ये फार्मेसिस्ट था, गवर्नमेंट ने कहा कि फार्मेसी का बिजनेस वो करेगा जिसने फार्मेसी की तालीम ली होगी। उनको क्या पता कि बेचारे के पास पैसे ही नहीं होते। तो सेठ ने उसे आके कहा कि तुम्हारे पास तालीम है, डिग्री है, इस डिग्री का क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं आजकल डेली जो है ना डिग्री को सामने रख के और बैठ के सोच रहा होता हूँ कि की कर बैठा मैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी ये डिग्री तुम्हें कमा के देगी, मत परेशान हो, हमारा एक दवाइयों का बिजनेस है, लेकिन हम दवाई की दुकान तब कर सकते हैं जब तुम्हारे नाम पे लाइसेंस लें। उसने कहा मेरी क्या जिम्मेदारी होंगी? उसने तो सेठ कहेगा बस कोशिश करना दुकान पे मत आना, तुम्हें समझ नहीं है, दुकान हमें चलाने आती है, पैसा हमारे पास है, बस तुम्हारा नाम चाहिए, तो मैं नाम के बस 2% शेयर दे देंगे पार्टनरशिप का। वाह, ज़बरदस्त मज़े लगे। वो घर बैठेगा, उसके नाम की तख्ती लगेगी, लिखा होगा ये भाई साहब फार्मासिस्ट हैं जिनकी दुकान है, और उसको 2% प्रॉफिट का शेयर जाता रहेगा। तो ये है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो ना कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल में, ना किसी किस्म का प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है। ये हम ये नहीं कह रहे कि वो शेयर नहीं ले रहा, वो प्रॉफिट हासिल करने में मदद नहीं दे रहा, ना ही वो कोई कैपिटल जनरेट कर रहा है, बट वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है फर्म को। अब चूंकि वो पार्टनर और नाम दे रहा है, तो दुनिया की नज़र में तो वो लायबल है। कल को इस फार्मेसी ने किसी का नुकसान किया तो वो जाके किसी भी पार्टनर, बाशमूल वो जिसकी तख्ती लगी हुई है, उसको पकड़ के उससे रिकवर कर सकते हैं। हाँ, फिर वो जाके बाकियों से कहेगा कि देखो 2% मेरा था, 98% तुम लोगों का, तो जो नुकसान मैंने भरा है 98% मुझे वापस करो। याद है कंट्रीब्यूशन जो जॉइंट प्रोमिसर एक दूसरे से लेते हैं। तो ये नॉमिनल पार्टनर है। ऑल क्लियर? जल्दी से इसके पास पेपर्स के सवाल देखते हैं। इन तीनों चैप्टर्स में सबसे कम सवाल इसी की हैं। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बताएं इसका क्या मतलब है, आप बता देंगे। नंबर उनके पास नहीं है, उन्होंने कहा हम 2 नंबर हमारे पास हैं, लेकिन आप जितना लिखना चाहें आप लिख दें। तो वो बड़े थोड़े से नंबर के लिए उन्होंने पूछा। ABCD पार्टनर्स हैं जो आपस में 4:3:2 से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ये तय किया हुआ है उन्होंने डी को एडमिट कर लिया कि आ जाओ तुम भी हमारे पार्टनर बन जाओ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बताएं वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स कैसे शेयर करेंगे। ए को बुला तो लिए उन्होंने, यानी कि सॉरी किसको बुलाया? डी को। ABC, ये 4, ये 3, ये 2, यानी 4/9, 3/9 और 2/9, ये इनका आपस में शेयर है। ये कहते हैं मिस्टर डी तुम भी आ जाओ, मिल के बिजनेस करते हैं, और डी को बताना भूल गए कि उसका शेयर क्या है। तो जब एग्रीमेंट खामोश हो तो अजम्पशन क्या है? बराबर, 4 लोग हैं, इसको असूलन 25% शेयर मिलेगा। जो 75% बच जाएगा उसका ये इसी रेशियो से आपस में डिवीजन कर लेंगे। आइडियली नहीं चाहिए था कि उसे आके बताते कि अब हमारा चारों का क्या शेयर होगा। तो अगर एग्रीमेंट खामोश हो तो हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि पार्टनर बराबर का हिस्सेदार है। क्लियर? तो ये कॉमन सेंस वाला इन्होंने एक सवाल बीच में पूछ लिया। शेयरिंग नेट प्रॉफिट यूजुअली क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फेरेंस दैट पार्टीज हैव फॉर्म अ पार्टनरशिप। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये फैक्ट के प्रॉफिट शेयर हो रहा है, इससे ज़रूरी नहीं होता कि वो बंदा पार्टनर भी बन जाए। उन सिचुएशन की एक लिस्ट दे दें। वो जो लिस्ट हमने पढ़ी थी कि कौन कौन लोग प्रॉफिट ले रहे हैं लेकिन वो शेयर पार्टनर नहीं है। मुनाफ सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल कर रहा है होलसेलर्स को। इसने एग्री किया कि वो लारी को इन बिजनेस में फॉर्मिंग टर्म्स पे वो कर रहा है। मुनाफ एक अकेला बंदा था, उसने कहा कि जी मिस्टर लारी आप आ जाओ, मिल के काम करते हैं। लारी जो है वो कैपिटल नहीं लेके आएगा और वो कोई लॉस भी नहीं शेयर करेगा, लेकिन वो 1.5 लाख जो है वो लेगा अगर कोई नया क्लाइंट लेके आता है, और वो 40% प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, और वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो एक पार्टनर फर्म में करता है। उन्होंने कहा बताओ क्या पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हुई है या नहीं। आइडियली आप कहें पार्टनरशिप में 5 बातें होती हैं, 5 लिख दें। फिर कहें कि यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नज़र आ रही है, बिजनेस नज़र आ रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे नज़र आ रहे हैं, वो सारे काम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, सारी पावर्स है वो नज़र आ रही है। क्या चीज़ नहीं समझ आ रही? एग्रीमेंट भी है, सब कुछ तो नज़र आ रहा है, कैपिटल नहीं लेके आया। क्या हमने पढ़ा था कैपिटल लाना शर्त है? कैपिटल लाना शर्त नहीं है। और लॉसेस बेयर भी नहीं कर रहा, ये भी शर्त नहीं है। हमारी शर्तें सारी पूरी हो गई। अगर एक आध में डाउट हो तो आप कहें 4 पूरी हो रही हैं, अगर 5वीं भी पूरी हो जाए तो ये पार्टनर्स हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेशियाई कहते हैं, एक बड़ा वाजे मोहकम सामने से आया
एक एविडेंस है, इसको कहते हैं जो फ्रॉम द फेस नज़र आ रहा है। शेयरिंग प्रॉफिट एक एविडेंस है लेकिन कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के मुताबिक वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें कोई भी बंदा शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है वो अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता। पहले 5 नंबर का पूछा था, अब 3 नंबर का पूछ लिया, मर्जी उनकी, जितने नंबर थे उस वक्त उनके पास उन्होंने आपको दे दिए। एक्स जो है वो टेक्सटाइल बिजनेस कर रहा है पास्ट बहुत सारे सालों से, उसने रिसेंटली वाई को बीच में शामिल किया है, वो एक्सपर्ट है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। एक्स और वाई ने एग्री किया है कि वाई एडवाइस करेगा मुख्तलिफ इशूज़ पे, वाई को जो है 35% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो ना कैपिटल लेके आएगा और ना ही डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में हिस्सा लेगा, साइलेंट पार्टनर होगा। बताएं इनके दरमियान पार्टनरशिप है या नहीं है? शर्तें देखते हैं। 2 बंदे हैं, एग्रीमेंट है, बिजनेस है, म्यूचुअल एजेंसी सवाल ने बताया कुछ उसके बारे में नहीं है। अब हम कह सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी हमें समझ नहीं आ रहा, अगर है तो ठीक है। 5वीं चीज़ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो भी नज़र आ रही है। तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल एजेंसी थोड़ा शायद समझ नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, अगर म्यूचुअल एजेंसी भी पूरी हो रही हो तो ये पार्टनरशिप है। हो सकता है कोई कहे 5 शर्तें पूरी हो गई, वो भी अपनी जगह सही है। तो अब यहाँ पे भी ना कैपिटल शर्त था और ना ही एक्टिव पार्टनर होना हमेशा शर्त था। इस सवाल से ये सवाल निकाला इन्होंने, पिछले पेज पे जो सवाल था ये वाला, इससे अगला सवाल निकाला। आप अगर गौर से देखें तो वही आइडियाज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पास पेपर्स ज़रूर कर लिया करें, देख लिया करें, इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमरी फेशियल एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। लिस्ट एनी 4 सर्कमस्टांसेस जिसमें एक नॉन पार्टनर बेनिफिट ले सकता है। इस दफ़ा 2 नंबर के लिए पूछा लेकिन कह दिया सब मत लिखना, 4 लिख देना। इससे पहले कि आप कहेंगे ये पता नहीं दोबारा रिपीट हुआ या नहीं हुआ, मैं एकदम से आगे आपको एक वो दिखा दूं। लिस्ट द सर्कमस्टांसेस इन विच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मेक अ पर्सन पार्टनर। 4 नंबर के लिए 4 दफ़ा सवाल, 11-12 साल में 4 दफ़ा सवाल। अब हो सकता है एक भाई बैठ के कैलकुलेट करे कि पहली दफ़ा आया था 2014 में, ऑटम 14 में, फिर अगली दफ़ा आया ऑटम 17 में, 14 और 17 3 साल बाद, फिर आया ऑटम 18 में 1 साल बाद आ गया, फिर आ गया ऑटम 21 में, कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो अब 1 साल बाद या 6 महीने बाद, और ये सवाल हमेशा ऑटम में आता है। किसी इस किस्म के एनालिसिस से दूर रहना है, इंतहाई फजूल हरकत होती है ये बड़ा ही रैंडम कम्बिनेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑटम के एग्जामिनर जो है वो कोट पहन के बैठा हुआ था तो उसके जहन में उस तरह के सवाल आ रहे थे, और स्प्रिंग का एग्जामिनर जो है वो और मूड में बैठा हुआ था। तो ये हरगिज़ ये वाली हरकतें नहीं करनी। मैं इसलिए आपको दिखाया कि इस तरह के अंदाजे नहीं लगाने। बहुत सारे फ़िलासफ़र फेसबुक पे आपको मिलेंगे, वो ऐसे फ़लसफ़े बयान करेंगे, आपने दूर रहना है, ठीक है? ये कोई वो नहीं है। आपने जब सिलेबस ही इतना सा है तो उसमें कौन सी सिलेक्टिव स्टडी करनी। हाँ, एक बात ज़रूर तय है कि ये मुझे पता लग गया कि अपने ये 4 दफ़ा सवाल पूछा है तो ये तो मुझे याद होना चाहिए। और अगर 2-3 दफ़ा वो पूछा कि बताओ पार्टनर है नहीं है, तो इनमें से एक दफ़ा का सोल्यूशन देख लिया और अपने अल्फाज उसके करीब करीब के बना के रख लिए। इतनी फनकारी की जा सकती है कि हम उन टॉपिक्स को थोड़ा बेहतर कर लें, बट सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। या आप कहें कि अभी इस ऑटम 21 में आया है तो अब दोबारा पूर्णमासी की रात और जो है वो अमावस की रात इकट्ठे जो आएंगे तो वो तकरीबन 1.5 साल बाद आएंगे, तो अब ये सवाल आने के चांस जो है वो कम है। वो शनि और वो उसका पता नहीं क्या आपस में वो फेरा चल रहा है और वो सारा, तो ये दूर रहना इस तरह के कम्बिनेशन से। जल्दी से देखते हैं। आफ्ताब, रेहान और बाली पार्टनर्स हैं। ओए होए, इतना बड़ा सवाल। पार्टनरशिप डीड अमंग अदर थिंग्स प्रोवाइड करती है कि प्रॉफिट और लॉसेस वो इक्वली शेयर होंगे। फर्म बिजनेस कई साल से करती आ रही है। आफ्ताब, रेहान और बाली 3 पार्टनर है और तय क्या किया था? इक्वल शेयर करेंगे। कई साल तक चलते रहे। आफ्ताब हर दफ़ा 50% शेयर ले लेता था नेट प्रॉफिट में और रेहान और बाली हर दफ़ा 25-25% शेयर लेते थे। रेहान एंड बाली ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया इस अरेंजमेंट पे। मुझे सोच के बताएं कि रेहान और बाली ने क्यों नहीं एतराज़ किया होगा इस पर? कभी काम नहीं करते होंगे, आते नहीं होंगे, वो अकेला गरीब मेहनत करता रहता होगा। तय तो किया था 1/3 जब तकसीम होती होगी प्रॉफिट की तो नज़रें झुकाई हुई होती होंगी। वो जितना देता होगा उस पर शुक्र करते होंगे कि हाँ ठीक है, शुक्र है ये हमें दे रहा है, इसने ये नहीं कह दिया कि मैं अकेला ही सारा काम कर रहा हूँ। भाई अगर इतने साल से उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो मानते थे कि इतना ही बनता है। फिर क्या हुआ? लेटर ऑन पार्टनर्स के कुछ डिफरेंसेस अराइज हुए, आपस में झगड़े हुए और रेहान और बाली ने केस कर दिया आफ्ताब पे कि हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। पार्टनरशिप डीड तो कुछ और कहती थी, ये भाई साहब ने हमें कई साल कुछ कम प्रॉफिट दिया।
बताएं पार्टनरशिप के मुताबिक ये डिफेंड हो सकेगा केस या नहीं। तो आप कहेंगे कि जी एग्रीमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरह से होता है। कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट था जिसमें बराबर शेयर था, लेकिन इतने अरसे से एक चीज़ चली आ रही थी और वो उसको एक्नॉलेज कर रहे थे, रेटिफाई कर रहे थे, कंफर्म कर रहे थे, तो समहाउ उन्होंने मान लिया था कि हमारा इतना बनता है। तो चाहे लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने इम्प्लाइड तरीके से नई वाली बात ऑटोमेटिकली एज्यूम कर ली थी। तो अब चूंकि उन्होंने एतराज़ नहीं किया था उन दिनों, तो अब नहीं है। अब आज अगर एतराज़ करके ऑनवर्ड अगर कहना चाहें तो ठीक है, ऑनवर्ड नए वाले पे चल पड़े, लेकिन अभी तक उस अजम्पशन के मुताबिक चीज़ें चलती रहेंगी। डन। रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर पार्टनरशिप एक्ट, मुइज़, अदीब एंड मुमताज़। और ये वो चैप्टर है जिसके सबसे कम सवाल हैं, अगले चैप्टर्स में सवाल भी ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाकी चैप्टर्स बेचारे सवालों के बगैर हलाक करने पड़ेंगे। मुइज़, अदीब और मुमताज़ पार्टनर्स एक फर्म में, अदीब मर गया, दो रह गए। मुइज़ एंड मुमताज़ कंटिन्यू द बिजनेस एंड एग्रीड टू गिव 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बिजनेस टू द विडो ऑफ अदीब एज एनविटी। डिस्कस वेदर अदीब विडो वुड बी डीम टू बी पार्टनर इन द फर्म। नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का ऐसे मिलने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता। तो ये 5वां सवाल भी नज़र आ गया, टाइप 2 सवाल में पड़ा हुआ था, सिनेरियो बना था और इस दफ़ा ये स्प्रिंग था। अब अंदाज़ा लगाते हैं, अगर आई कैप ने ये सवाल स्प्रिंग में पूछा तो वो लॉजिकल बना के पूछेगा। सही है।